Welcome back, students. So, today we are going to talk about all the important terms which are frequently used in 11th accounts. और इसको हम 11th accounts की vocabulary भी बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जहां पर हम बात करेंगे अकाउंट्स के उन सारे इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज की, उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि आपको पूरे अकाउंट्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ऑलरेडी आप ये सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, तो एक जल्दी से फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लेते हैं इन सारे टर्म्स का। किसी भी टर्म पे आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि सर ये डाउट है, या आप टेलीग्राम चैनल्स पे भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे वेटेज के साथ। इस चैप्टर का वेटेज मैंने रखा है 4 मार्क्स, क्योंकि कई बार इसको एमसीक्यू में देखा गया है और कई बार कुछ क्वेश्चंस को तो 3 मार्क्स में भी देखा गया है। हालांकि इसे वेटेज के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, इस चैप्टर को देखना चाहिए कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंप्लीट अकाउंटेंसी चैप्टर्स। क्योंकि अगर आपको वोकैबुलरी नहीं पता है, अगर आपको वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है, तो फिर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे अभी तक। जिनको भी प्रॉब्लम आती है अकाउंट्स के टर्म्स में, वो ध्यान से इस पूरे सेशन को देख लें, उनकी वो सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। पहला है बिजनेस ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स अ ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो कि एक बिजनेस के अंदर होता है विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ऐसा कोई भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स which can be expressed in terms of money, or exchange of services with which can be expressed in terms of money, and which has an impact on our financial position। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए। पहला वर्ड है एक्सचेंज का होना, दूसरा वर्ड है गुड्स या सर्विसेज का होना, तीसरा वर्ड है वो मॉनेटरी एक्सप्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता है, और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को वो चेंज करेगा या नहीं करेगा। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मिस है, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं बोला जाएगा। लाइक कैपिटल को इन्वेस्ट करना इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। लाइक परचेज करना, सेल्स करना, सैलरीज देना, वेजेस देना, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ही एग्जांपल हैं। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही हैं जिसकी वजह से हम पूरे की पूरी अकाउंटिंग करते हैं। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर दोज एक्चुअल एक्सचेंजेस, एक्चुअल थिंग्स जिनकी वजह से हमारी बुक्स में हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा है इवेंट। इवेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इवेंट जो है वो रिजल्ट है, वो आउटकम है हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जैसे कि प्रॉफिट एक इवेंट है, क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट है, लॉस एक इवेंट है। आप साल भर जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका जो आपको आउटकम मिलता है, जो आपके पास बचता है, जो रिजल्ट बचता है, उसे इवेंट बुलाया जाता है। अकाउंट इज अ वर्चुअल स्पेस, अ प्लेस वेयर यू कैन रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर हेड। फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट में आप वेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। कैश अकाउंट में आप कैश रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी में आप सैलरी रिलेटेड चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनसाइड द बिजनेस। ये अमाउंट कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, और ये अमाउंट काइंड में भी हो सकता है, ये एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। पर द मेन थिंग इज कि दिस इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम द ओनर। अगर ओनर का इन्वेस्ट करना कैपिटल है, तो ओनर का वही अमाउंट डिस इन्वेस्ट करना, उस पैसे को वापस निकालना, ड्रॉइंग्स कहलाता है। लाइबिलिटीज। हमारे बिजनेस को हम एक डिफरेंट एंटिटी ट्रीट करते हैं हमारे ओनर से। मतलब ओनर एक अलग एंटिटी होता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में, और बिजनेस एक अलग एंटिटी होता है। वो सारे अमाउंट्स जो बिजनेस को वापस पे करने हैं टू द आउटसाइडर्स एंड टू हुम, जिनसे हमने पैसे लिए हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ करंट लाइबिलिटीज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई भी अमाउंट जो हमारी बिजनेस एंटिटी को वापस करना है, लौटाना है, उसे हम लाइबिलिटी बुलाते हैं। लाइबिलिटीज के अंदर ही कैपिटल को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि कैपिटल एक इंटरनल लाइबिलिटी है। ये पैसा ओनर से आया जरूर है, बट बिजनेस उसे अपने लिए तो लाइबिलिटी ही ट्रीट करता है। लाइबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिनका जो टेन्योर होता है वो 1 साल से ज्यादा का होता है, जनरली 5 साल से ज्यादा का भी होता है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के अलावा एक और कैटेगरी को डाला हुआ है, दैट इज मीडियम टर्म लाइबिलिटीज। तो मीडियम टर्म लाइबिलिटीज आर दोस लाइबिलिटीज जिनका टेन्योर जो होता है 1 to 5 years का होता है, या 1 to 3 years का हो सकता है। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना होता है। तो इस तरीके से लाइबिलिटीज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती हैं। तो वो सारी चीजें आप एक बार खुद भी देख सकते हैं। मेन मैं चीज आपको समझा रहा हूँ। एसेट्स are the properties owned by the business, not the owner,
बाय द बिजनेस एंटिटी। अब ये प्रॉपर्टीज होती किस फॉर्म में? ये प्रॉपर्टीज उन सारे रिसोर्सेज के फॉर्म में होती है जिनको यूज करके आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस करते हो। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो आपके लिए एसेट्स होंगे, आपकी मशीनरी, आपकी बिल्डिंग, आपका लैंड, आपके व्हीकल्स। इन सारे रिसोर्सेज को आपने क्यों बाय किया है? क्योंकि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं। सो एसेट्स आर दोज रिसोर्सेज, आर दोज ओन्ड प्रॉपर्टीज। ओन्ड वर्ड बहुत जरूरी है। किराए पे लिया गया है ये वाली बात नहीं है। किराए पे लिया है तो रेंटेड है, वो एसेट्स नहीं है। एसेट्स का मतलब है आपके खुद के ओन्ड प्रॉपर्टीज। खुद का मतलब यहां पर बिजनेस एंटिटी से, बिजनेस एंटिटी की खुद की ओन्ड प्रॉपर्टीज को हम एसेट्स बोलते हैं। ध्यान रहे, ओन्ड होना बहुत जरूरी है। और एसेट्स का मतलब ही है यूजफुल रिसोर्सेज जिनका हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट मिलता रहेगा। एसेट्स के भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। कुछ होते हैं टैंजिबल एसेट्स, कुछ होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनका शेप एंड साइज होता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। इनटैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? गुडविल हो सकती है, पेटेंट्स हो सकते हैं, ट्रेडमार्क हो सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनको हम नॉन करेंट एसेट्स भी बुलाते हैं, जो कि हमें एक साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट देते हैं। और वैसे ही शॉर्ट टर्म एसेट्स या करंट एसेट्स भी होते हैं। उसके बाद है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट्स का मतलब है पैसे का रिसीव होना। जब भी हमें कैश का कुछ भी कैश के फॉर्म में रिसीव होगा, इट कैन बी इन द बाय डूइंग सेल ऑफ एसेट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बाय सेलिंग ऑफ गुड्स और बाय सेलिंग ऑफ सर्विसेज। वॉट एवर मनी वी आर रिसीविंग इज नोन एज रिसीट्स। रिसीट्स के दो बाइफर्केशन है, डिविजन है। एक है कैपिटल रिसीट और एक है रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या होती है? जो कि हमें बहुत रेयरली रिसीव होती है, ह्यूज अमाउंट पर रिसीव होती है। जैसे कि आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो वो कैपिटल रिसीट है। वहीं आपने अगर गुड्स को सेल किया है तो ये पैसा आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि ये वाली सेल्स आप बार बार करेंगे। तो ये क्या कहलाएंगी? रेवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? द अमाउंट विच वी स्पेंड और द लाइबिलिटी इनकर्ड इन एक्वायरिंग थ्री आइटम्स और थ्री थिंग्स, दैट इज गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को आप एक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए आप जो भी खर्च करते हैं या करेंगे, उसे एक्सपेंडिचर का पार्ट माना गया। एक्सपेंडिचर के भी दो डिविजन है मेजर। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, द अमाउंट विच वी स्पेंड ऑन बाइंग द फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जहां पर हम हमारे रोजमर्रा के खर्चे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, वेजेस पे कर रहे हैं, जो मंथली हैं और जो बार बार होते हैं। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर का ही एक आगे का वर्जन है। एक्सपेंस को हम इन द फॉर्म ऑफ उन एक्सपेंसेस की बात करते हैं यहाँ पर, या उन खर्चों की बात कर रहे हैं जो कि साल में बार बार होते हैं। और ये वो एक्सपेंस है जिनको यूज कर कर हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो एक्सपेंस इज एक्चुअली द कंप्लीट अमाउंट स्पेंट इन कंप्लीटिंग दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोसेस। एक्सपेंडिचर के अंदर ही एक्सपेंस आता है। एक्सपेंस के अंदर वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट और वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट इंक्लूडेड है, जिसको जोड़कर हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं, वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। एक्सपेंस के भी दो टाइप होते थे। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो कि अभी हमने पे नहीं किए हैं बट वी हैव टेकन द सर्विसेज, और एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस जिनको हमने पहले से पे कर दिया है बट वी हैव नॉट टेकन द एडवांटेजेस। इनकम, so income is the outcome of doing the whole business process or doing the whole business activities. Whatever we earn is the income. तो आप में से कई सारे बच्चों को लगता होगा रिसीट्स ही इनकम है। नहीं, रिसीट्स इनकम नहीं है। रिसीट्स तो कैश के फॉर्म में जो हमें हमें मिल रहा है वो है, उसमें तो कॉस्ट भी एडेड है, उसमें तो हमारे एक्सपेंसेस भी एडेड है। इनकम वो है जो हमने कमाया। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्रोडक्ट बनाया 5,000 रुपीज का और हमने उसे कस्टमर को बेचा 7,000 रुपीज का। सो वी हैव रिसीव्ड एन इनकम ऑफ 2,000 बट आर रिसीट इज 7,000। दोनों में डिफरेंस है। आपने टोटल कैश कितना रिसीव किया? 7,000, पर आपकी इनकम कितनी है? 2,000। तो देखो अलग अलग बातें हैं। तो वॉट एवर यू अर्न, जो आपका अर्निंग है उसे आप इनकम बुलाते हैं। इनकम के दो पार्ट्स हैं। एक वो इनकम जो आपको रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है बाय सेलिंग योर एक्चुअल गुड्स, एक्चुअल जिस चीज के लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आप वो चीजों को सेल कर रहे हैं, उनसे जो आप कमा रहे हैं वो आपका प्रॉफिट है। जबकि क्या आप इंसिडेंटल अगर इनकम कर लेते हैं, आप कोई फिक्स एसेट बेच देते हैं, लैंड बेच देते हैं, बिल्डिंग बेच देते हैं, मशीन्स बेच देते हैं, और उसके थ्रू आपको कुछ इनकम हो जाती है, तो हम उसे गेन बुलाते हैं। तो गेन्स आर ऑफ कैपिटल नेचर, प्रॉफिट्स आर ऑफ रेवेन्यू नेचर।
लॉसेस बिल्कुल रिवर्स होता है। लॉस लॉस का मतलब क्या होता है? जब हमारे हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, वो ज्यादा है और हमारे रेवेन्यूज कम है, तो हम बोलते हैं हमें लॉस हो गया है। उसके अलावा गुड्स क्या है? गुड्स वो फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड होते थे जिनको यूज करते हैं हम हमारे बिजनेस करने में। एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए मोबाइल फोन उसके लिए गुड्स हो सकते हैं, जबकि एक फर्नीचर कंपनी के लिए फर्नीचर गुड्स हो सकते हैं, कैमरा मेकिंग कंपनी के लिए कैमरा गुड्स हो सकते हैं, वॉच मेकिंग कंपनी के लिए वॉच गुड्स हो सकते हैं। तो वट एवर आइटम यू आर डीलिंग इन टू and which is a physical item of trade is termed as goods. जो गुड्स हमने बनाकर रखे थे बेचने के लिए पर अभी हम बेच नहीं पाए हैं, उसका कलेक्टिव वर्जन स्टॉक या इन्वेंट्री कहलाता है। मतलब इफ आई एम डीलिंग इनटू सेल फोन्स और मैंने 5000 यूनिट्स ऑफ सेल फोन्स बनाई, बट उसमें से मैं 4000 ही बेच पाया, 1000 नहीं बेच पाया, तो वो जो पाइल्ड अप स्टॉक है वो मेरे लिए स्टॉक होगा या इन्वेंट्री होगा। परचेजेस, व्हेन आई बाय गुड्स, when I'm buying goods to again retrade them, either I'll be manufacturing them or I'll be using them to manufacture something or I'll be selling them directly. तो जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो उसे मैं परचेजेस बोलता हूं, और जब मैं गुड्स को बेचता हूं विथ एडिंग माई प्रॉफिट इनटू इट, उसको हम सेल्स बुलाते हैं। कॉस्ट हमारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का जो टोटल खर्चा आता है पर प्रोडक्ट, उसे कॉस्ट बुलाया जाता है। वाउचर आर दोज पेपर डॉक्यूमेंट्स जिनके बेसिस पे हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर्स कैन बी बिल्स इन दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइसेस, बिल्स, कैश मेमोज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वो होते हैं जब आप किसी कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं और आप उनको ये टाइम पीरियड अलॉट करते हैं कि वो आपको फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, तो वो आपके डेटर्स कहलाते हैं। या उन पे अगर आप बिल ड्रॉ कर देते हैं तो वो आपके बिल्स रिसीवेबल कहलाते हैं, और उनका कलेक्टिव वर्जन ट्रेड रिसीवेबल्स कहलाता है। और इसी का बिल्कुल रिवर्स होता था ट्रेड पेबल्स, व्हेन वी आर बाइंग ऑन क्रेडिट, so either the person will be the creditor or the person can be bills payable, उसका कलेक्टिव वर्जन ट्रेड पेबल्स कहलाता है। अगर हमारे डेटर्स हमारा पैसा नहीं पे करते हैं, पैसा डुबा देते हैं, तो वो बैड डेट्स होता था। एसेट्स की डिक्रीज होना, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज होने को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और अगर कोई डेटर हमारा पैसा नहीं पे कर पा रहा है ड्यू टू हिज बैंक करप्सी, तो हम उसे इंसॉल्वेंट पर्सन बुलाते हैं। तो ये है कुछ मेजर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो मैंने बहुत जल्दी कवर किए, क्योंकि ये सारे टर्म्स आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और आप पूरे साल भर से इन सारे वर्ड्स को बहुत बार सुनते हुए आ रहे हैं। बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी इन वर्ड्स में मैंने बहुत डेप्थ में लिए भी हुए हैं। सो फिर भी अगर आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो एक बार अपनी अपनी बुक से जरूर रीड करिएगा। इस चैप्टर का वेटेज मैं अगेन आपको बताऊं अप टू 3 to 4 मार्क्स होगा, और इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस के आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। प्रैक्टिकल्स में अगर आपको थ्योरी के थोड़े और फुल लेंथ क्वेश्चंस देखने हैं तो 3 मार्क्स तक के क्वेश्चंस के लिए आप जा सकते हैं, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर।